इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 10 प्रेमचंद बड़े भाई साहब भाग 2। तो चलिए देखते हैं, जब टाइम टेबल बन गया तो उसके बाद टाइम टेबल का पालन हुआ कि नहीं हुआ। तो देखते हैं छोटे भाई साहब टाइम टेबल का क्या करते हैं। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है कि टाइम टेबल बन गया, उस पर अमल करना दूसरी बात है कि उसको निभा लें। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती है। मैदान की जो वह सुखद हरियाली होती है, क्या यार मनमोहक वाली होती है, क्या बोलना ही नहीं चाहिए वो सब। तो सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह धाव दांत, किस तरह पकड़ा पकड़ी होता है वहां पर, तो धाव दांत, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जा रही थी। वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता था कि टाइम टेबल था कि नहीं था। क्योंकि जो बच्चा हमेशा खेलता कूदता है, देखो मैं तो मानता हूं कि बच्चे करीबन कोई भी उम्र का आदमी हो ना, उसको 1 घंटा अपने शरीर पर देना चाहिए, 1 घंटा से 2 घंटा खेलना चाहिए उसको। तभी तो अब आप बोलोगे कि मैं देता हूं कि नहीं देता हूं। सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक खड़े रहता हूं, बस समझ सकते हो उसमें कितना चलना है, कितना मेहनत है। और कभी बैठना हो जाता है तो बैठते बैठे कमर दर्द करने लगते हैं, तो वो सब अलग बात है, टाइम टेबल के अनुसार चलनी चाहिए ना। तो चलिए, ये सब तो जो भी लालचपन होता है ना मन में, सुखद हरियाली घास, उस पर से हल्के हल्के हवाएं, फुटबॉल में जो उछल कूद करते हैं, कबड्डी में पकड़ा पकड़ी, फुटबॉल में वो तेजी फुर्ती, इधर जा उधर जा, बैडमिंटन, उसके बाद से अनिवार्य बहुत सारे खेल हैं जिसमें मजा आ जाता था। वह जाने वाले, देखो फुर्ती तो था ही, वह जाने वाले टाइम टेबल, अब देखो यहाँ पे जो टाइम टेबल बना था, तो जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकें, जानलेवा टाइम टेबल जो मैंने बनाया था और आंख फोड़ पुस्तकें जो मेरे पास है, किसी की याद न आती उस समय। भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता और भाई साहब को मौका मिल जाता बोलने का। मैं उनके साये से भी भाग जाता था, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव जाता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरी प्राण निकले, मतलब वो मेरे तरफ देखें कि मेरा प्राण निकाल दिया, ऐसा हाल हो जाता था उस समय। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकते रहती थी। ओ आप तो पकड़े तो गए, खत्म कहानी। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के संबंध में, उसके बंधन में जकड़ा रहता है जैसे परिवार, तो वैसे ही मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था। मुझे कितना भी फटकार मिले, मुझे कितना भी बोला जाए, कितना भी पीटा जाए, कितना भी ताना मिले, फिर भी मैं अपना खेल कूद का तरीका, वो तिरस्कार जो था ना, खेल कूद का तरीका अपना, उसको मैं छोड़ नहीं सकता था। क्योंकि उसी में तो जीवन थी यार, उसके अलावा थोड़ी जीवन दूसरा होता है। बचपन में तो भैया खेल कूद के अलावा कुछ समझ में नहीं आता था। हमारे दोस्त तो थे तो वो तो छाजा पर जाकर खेलने लगते थे, लुका छुपी खेलते थे। क्या कमाल की लुका छुपी खेलते थे कि हमको तो मालूम चला तब तो हंसते हंसते गिर पड़े। चलो वो सब लुका छुपी के बाद आपने भी खेला होगा। चलो आगे जानते हैं। सालाना इम्तिहान हुआ, साल में एक बार जो परीक्षा होता है ना, तो सालाना इम्तिहान हुआ। उस समय भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया, मतलब फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया मैं। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर अब रह गया था। जी में आया भाई साहब को अकड़े हाथों ले लूं, भाई साहब को थोड़ा उल्टा बोल दो, आपकी वो घोर तपस्या कहाँ गई, मुझे दिखाइए तो सही कि आपकी वो घोर तपस्या गई कहाँ। मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी आ गया हूँ। मजे से मैं खेला भी और दर्जे में, तो क्लास में अपने अव्वल भी आ गया हूँ। आप बताइए आपका क्या हाल चाल है। लेकिन वह फेल होने के कारण इतना उदास थे, सफल नहीं हो पाए थे, इतना उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हो गई।
कि उनके घाव पर नमक छिड़कने का जो विचार था, वह विचार मुझे लज्जास्पद जान पड़ा। मतलब एक तरह से लगा कि हम अगर उनको ये अगर उल्टा सीधा बोले तो हमारे लिए वो अच्छा नहीं होगा, हमारा विचार गंदा हो जाएगा। लाज लगने लगा उस समय। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ, अभिमान आ गया कि भैया हम पास हो गए। आत्मसम्मान भी बढ़ गया था। भाई साहब का वह रौब मुझ पर न रहा अब। और जब घमंड आ जाता है तो भाई कुछ सोचना समझना सब बंद हो जाता है। आजादी से अब खेल कूद में शरीक होने लगा, खेल कूद में जाने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत, मेरी मुझे डांटा तो मैं साफ साफ कह दूंगा, अपने अपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मतलब आप इतना ज्यादा पढ़कर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेल कूद कर भी दर्जे में अव्वल आया हूं और आप फेल हो गए। और उसके बाद देखो, जबान से यह हेकड़ी मतलब क्या, ये बात जबान से ये हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था। अब देखो, भले मैं जवाब नहीं दे सकता था, अपनी हेकड़ी निकाल नहीं सकता था, लेकिन फिर भी मेरे रंग रूप ढंग से साफ नजर आता था कि हम अब अड़ियल होते जा रहे हैं धीरे धीरे। कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। भाई साहब ने इसे भांप लिया और उसके बाद उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी, और जो ये भांपने की बुद्धि थी बहुत तीव्र थी, बहुत तेज थे। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय, सुबेरे का सारा समय गुली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ तू इस साल पास होगा या दर्जे में अव्वल आ गया। देखता हूँ इस साल पास हो गया और दव्वल में अर्जी आ गया तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है, तुम तो बस ऐसे ही चले जाओगे। यहाँ पर मतलब उनको कहने का मतलब था कि एक दिन पूरा सुबह बर्बाद कर दिए गुल्ली डंडा में, तो घर आते उनका डांट फटकार शुरू हो गया था। और बोल क्या रहे थे कि इस साल पास हो गए, अव्वल दर्जे से पास हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम घमंड से फूलने लगो। घमंड में तो बड़े बड़े लोग बर्बाद हो गए, तुम्हारी क्या, तुम कौन सी हस्ती हो भैया, तुम तो ऐसे ही बर्बाद हो जाओगे। इसलिए घमंड मत करो। आप देखते हो जो 9th-10th में जो लड़का फर्स्ट आता है वो आगे चल के बड़का भोंदा बन जाता है। हमारे क्लास में थे एक नाम था संदीप कुमार ठाकुर, तो बहुत तेज था, जवान लड़का बहुत तेज था। आज समझो तो आज बात करने में लगता है कि सबसे बढ़ के गंवार से बात कर रहे हैं। एक हमेशा गालिया गलौज में बात करता है वो, इसीलिए उसका नंबर ब्लॉक मारे तो नहीं है, नंबर ही डिलीट कर दिए। बात तुम्हारी जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों, ऐसे दोस्तों से दूर रहो जो गाली गलौज में हमेशा जिंदगी बिता देना चाहते हैं। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा कि रावण इतना शक्तिशाली होने के बाद, प्रकांड पंडित होने के बाद फिर भी एक मनुष्य से हार गया। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया है, या यूं ही पढ़ गए? उपदेश लिए कि खाली पढ़कर खत्म कर दिए गए हो? महज इम्तिहान मतलब परीक्षा पास कर लेना ही कोई चीज नहीं, असल चीज है कोई परीक्षा पास कर लो वही चीज नहीं होता। असल चीज है बुद्धि का विकास करना। बुद्धि का विकास करो, जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। जो भी आप पढ़ रहे हो उसको समझो कि हम पढ़ क्या रहे हैं। रावण भूमंडल का स्वामी था, जमीन का क्या, पताल का क्या, स्वर्ग का भी स्वामी बना हुआ बैठा था। सबसे शक्तिशाली था उस समय। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं, जहां पर हर जगह पर उसका राज हो उसको चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है। अंग्रेज ही अंग्रेज हैं, पर उन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। क्यों? संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते। मतलब संसार में बहुत सा राज्य ऐसा है कि अंग्रेजों का स्वामित्व स्वीकार ही नहीं करते, उनको अपने क्षेत्र पर राज करने देते ही नहीं थे। जब रावण था तो उस समय आप थोड़ा सा भी कू का बोलोगे तो गर्दन काट कर मिट्टी में डाल देगा, बस काम खत्म। बिल्कुल सावधानी, बिल्कुल स्वाधीन है। अब देखो कुछ राज्य जो है बिल्कुल आजाद हैं, और देखो यहाँ पे लिखा गया है रावण चक्रवर्ती राजा था। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महाद्वीप उसके
कर देते थे, मतलब जितने भी महाद्वीप थे उसको कर मतलब टैक्स देते थे कि भैया तुम मेरे रक्षा करना, तुमको देते हैं ना, चाहे जबरदस्ती दो चाहे प्यार से दो। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, क्योंकि देवता में देख लो शुक्र शनि ग्रह ये सब लोग उनके सीढ़ियों पर बैठकर गुलामी करते थे। इतने बड़े प्रकांड पंडित का, इतना बड़ा शक्तिशाली इंसान का भी घमंड चकनाचूर हो गया। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे, मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान मिटा दिया। घमंड ने उसका नामो निशान मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा था। तो घमंड करोगे तो ऐसे ही बर्बाद हो जाओगे। भाई साहब ने मुझे कहा, आदमी और जो कुकर्म चाहे करे, आदमी जो चाहे कुकर्म कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, पर अभिमान ना करे, इतराए नहीं, घमंड ना करे, कभी घमंड का दिखावा ना करे। अभिमान किया और दिन दुनिया दोनों से गया। अभिमान किया, दिन से भी गया, दुनिया से भी गया, दोनों से गया, खत्म, मर गया। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। शैतान एक कहानी है, उसका भी हाल आपने पढ़ा होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का सबसे बड़ा सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया, स्वर्ग से नरक में उसको फेंक दिया गया। साहेरूम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। इसलिए घमंड मत करो। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है, मतलब एक क्लास पास किया है, और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया है, तो बाद में क्या होगा? अब तो तुम आगे पढ़ चुके, अगर अभी घमंड कर लोगे तो आगे नहीं पढ़ पाओगे ना, आगे नहीं पास हो पाओगे। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए, अपनी मेहनत से नहीं पास हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई है। मतलब समझो कि एक आप समझ लो कि अब तुम गलती से नहीं, तुम तुक्का लगाकर पास हो गए, अलग बात है कि तुम पढ़े नहीं फिर भी तुम पास हो गए क्योंकि तुम जूनियर क्लास में हो। मगर बटेर केवल अंधे के हाथ में जब बटेर लगती है, बटेर एक चिड़िया का नाम है, तो अंधे के हाथ में जब बटेर लगती है वो भी कभी कभी एक बार लगती है, बार बार नहीं लगती है, बार बार बटेर नहीं लग सकती। इसलिए तुम पढ़ो, मेहनत करो, मेहनत करके आगे बढ़ो। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशान पड़ जाता है। कभी कभी गुल्ली डंडा में होता क्या है, अंधा भी फेंकता है तो चोट पड़ जाता है। चाहे हम उल्टो सीधा फेंके ना तो गुल्ली जो होता है डंडा पर जाकर गिर पड़ता है। इसलिए ये मत समझो कि बार बार ऐसे ही फेंकेंगे तो बार बार डंडा पे चोट लग जाएगा। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशान खाली न जाए। सफल खिलाड़ी वह होता है कि एक बार अगर चोट मार देवे तो वहां से निशान उसका खाली नहीं जा पाता है। इतना घमंड करो तो यार ऐसा करो ना, फालतू का क्यों करते हो? मेरे फेल होने पर मत जाओ बेटे, बच्चे मेरे फेल होने पर मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। दांतों पसीना मतलब तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा पढ़ाई देख देख कर। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, मतलब ब्रिटिश लोगों का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि क्या हालत होती है। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं होता। 8-8 हेनरी हो गुजरे हैं, 8-8 बादशाह गुजर जाते हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो क्या? कौन सा राजा आया, कब क्या हुआ, ये सब समझते हो कि आसानी से याद हो जाएगी? हेनरी 7वीं के जगह हेनरी 8वां लिखा, हेनरी 7वीं के जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब हो गया मेरा। इसलिए फर्स्ट नहीं आया, फेल हो गया और मेरा सारा नंबर सपाट हो गया। सिफर भी न मिला। सिफर मतलब क्या? सिफर भी न मिलेगा, जीरो भी न मिलेगा, सिफर भी हो किस ख्याल में? फेल तो होना ही है, मतलब तुमको 3rd डिवीजन से भी पास नहीं हो पाओगे वहां पे। दर्जनों तो जेम्स हुए हैं। जेम्स क्या? जेम्स राजा होते थे ब्रिटेन के राजकुमार। तो दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम हुए हैं और करोड़ियों चार्ल्स है वहां पे। तो उन सब की अलग अलग कहानी याद करना पड़ता है, दिमाग चक्कर खाने लगता है। इसीलिए अभी के भारत सरकार क्या करती है, जितने भी इंग्लिस्तान के इतिहास है सबको हटा रही है धीरे धीरे।
अब केवल हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में पढ़ाया जाएगा, बाकी कुछ नहीं। अंधी रोग हो जाता है। यहाँ पर देखो, जब पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो जाता है, अंधी रोग हो जाता है, आंख से दिखना मलिन हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है। इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे कि ऐसा फालतू का नाम रख लिया करते थे। आप भी जब इतिहास में, मैं भी जब पढ़ाया हूँ तो देख, तो कभी नाम पढ़ने में कभी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ऐसा उस सब का नाम ही होता था। कुरुकांगा रे, पुरकांगुके, ऐसा नाम कौन पढ़ता है? एक ही नाम के पीछे दोयम, सोयम, चहारुम, पंचुम लगाते चले गए। अब ऐसे ही वो लोग चलते चले गए, दोयम, सोयम और चहारुम, पंचुम। ये सब नाम कहाँ से याद रख सकता है? और याद करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। मुझसे पूछते तो मैं 10 लाख नाम बता देता, लेकिन पूछते तो ना। और ज्योमेट्री तो बस खुद ही पना, और ज्योमेट्री के तो बात ही मत पूछो, इतना भयानक होता है। अब्जा की जगह, और देखो यहाँ पर अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। थोड़ा सा मिस्टेक के बाद सारा नंबर कट गया। कोई भी इन निर्दयी मुमतिहीनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज अ ज ब में क्या फर्क होता है। अब व्यर्थ की बातों के लिए छात्रों का खून क्यों करते हैं, ये पता नहीं चलता है। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, परीक्षा लेने वालों को क्या मतलब कि नहीं दाल भात रोटी खाना चाहिए। अरे यार, भात दाल रोटी खा लेंगे, क्या फर्क पड़ने वाला है? लेकिन भैया यहाँ पर गजब के रीत है। मतलब अपने भाई साहब को, छोटे भाई साहब को बताया जा रहा है, मुझे बताया जा रहा है, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखे हैं। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें। मतलब अक्षर अक्षर रट डालना कहाँ से सही है? और इसकी रटंत का नाम, अब देखो यहाँ पे रटंत मतलब क्या? अलग अलग तरीके से इन लोगों का नाम, अजीबो गरीब नाम रखकर छोड़े हैं। और आखिर इन बेसिर पैर के बातों को पढ़ने से क्या फायदा? ये जो फालतू के नामे मैं रट लेता हूँ, इसको पढ़ने से क्या फायदा? फिर भी रटना पड़ता है। इस रेखा पर वह लंबे गिरा दो, इस रेखा पर वह लंब गिरा दो, खत्म कर दो, तो आधार लंब से दुगना हो जाता है। मतलब ये मैथ का सवाल है। पूछिए इससे प्रयोजन दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से, लेकिन परीक्षा में पास होना है। तो यह सब देखो यार, ये सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन परीक्षा में पास होना है तो ये सब खुरपात याद करनी ही पड़ती है। सब अजीब फालतू की बातें याद करनी ही पड़ती है, क्योंकि परीक्षा में पास होना है। कह दिया, बस कह दिया, समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो। समय के पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्ने से कम ना हो। कितना? 4 पन्ने से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोलें, क्लास हाथ कब कलम हाथ में लिए, कॉपी खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होने लगती है, अगर समय की पाबंदी के अनुसार चले तो। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? जो बात एक वाक्य में कही जा सकती है, उसे 4 पन्नों में लिखने की जरूरत क्या है? मैं तो इसे हिमाकत करता हूँ, मैं तो इससे नफरत करता हूँ। इस बात के लिए मना कर देता हूँ कि नहीं करूंगा। मैंने भी अपने एग्जाम में छोड़ दिया है, ऐसे बहुत सारे लेख लिखने को मिलते थे, छोड़ देते थे, भाई जरूरत नहीं है। यह तो समय की विफलता नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है। समय का सदुपयोग नहीं, समय का दुरुपयोग यहाँ पर किया जा रहा है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूंस दिया जाता है। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो, जो भी कुछ कहना हो, चटपट कह दे एकदम और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रेंगने पड़ते हैं। 4 पन्ने वहां पर रेंगने मतलब लिखना पड़ता है, रगड़ने पड़ते हैं, चाहे जैसे लिखिए। और पन्ने भी पूरे फुल एस्केप चाहिए। अब देखो कैसे भी लिखिए, लेकिन पन्ना भी पूरा भरा हुआ होना चाहिए।
यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। अनर्थ तो ये है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। अब संक्षेप में लिखो मतलब 4 पन्ने संक्षेप में, ये कौन सी बात हो गई भाई। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो, वह भी 4 पन्ने के, जो 4 पन्ने से कम न होने चाहिए। संक्षेप मतलब 10 लाइन 20 लाइन होता है, 4 पन्ने थोड़े होता है। संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए नहीं, शायद संक्षेप में 4 पन्ने हुए नहीं, शायद 100-200 पन्ने लिखवा लेते। 4 पन्ने का है को 100-200 पन्ने लिखवा लेते कि उनको रखा क्या इसमें। देखो मेरे से भी, हमारे भी एग्जाम में पूछे जाते थे कि इतना इतना लिखो, हम छोड़ देते थे, चलो भैया उतना मेरे पास समय नहीं है। तेज भी दौड़िए और आधे भी, तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी दौड़िए, क्या बात हो जाती है। तो ये सब उल्टी रीत है, ये सब उल्टी बातें हैं या नहीं, ये सब फालतू की बातें हैं। बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, बालक इतनी सी बात समझ सकता है। यहाँ पर गजब का मतलब यहाँ पर ट्यूनिंग दिया गया, आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह एक बच्चे के मनोवृत्ति, एक पहचान को, एक गारंटी को, एक तरह से एक परीक्षा के डर को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। लेकिन इन अध्यापक को इतनी तमीज भी नहीं है कि उस पर दावा है, इस पर दावा है कि हम अध्यापक है, और इनको ये तमीज है, तमीज भी नहीं कि वो बोलते हैं मैं अध्यापक हूँ। अध्यापक का मतलब होता है ऐसे सवाल की जो संक्षेप में पूरा किया जा सके। संक्षेप मतलब 4 पन्ने नहीं 10 लाइन होता है। मेरे दर्जे में आओगे लाला, जब मेरे दर्जे में आओगे तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब उल्टे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए तो, इस दर्जे में अव्वल आ गए तो जमीन पर पाँव नहीं रखोगे भाई तुम तो। इसलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ, लाख फेल हो गया हूँ, लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। कितना भी फेल हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। जो संसार में रहते हो, इस संसार का तुमसे बहुत ज्यादा होशियार हो, बहुत ज्यादा अनुभव है मेरे को। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधकर, मतलब उसको गांठ बांधकर नहीं पछताइएगा। मतलब जो मैं बोलता हूँ उसको गांठ बांध लो, नहीं तो पछताओगे। इसलिए जो बोल रहा हूँ उसको ठीक से करो, समझो, क्योंकि जीवन में यही काम आने वाला है, दूसरा कोई काम नहीं आने वाला है। अब आगे देखेंगे, स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने कि यह उपदेश माला कब समाप्त हो। अब देखते हैं कब तक उनका ये उपदेश उनको सुनना पड़ता है। चलिए लेते हैं अगले भाग में स्वाद थोड़ा सा आगे की बात, तब समझ में आता है कि आगे क्या होगा। तो इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।